हेलो बच्चों, आज हम लोग मेटल नॉन मेटल का नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं। पहला क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। रिवीजन कोर्स में नेक्स्ट पॉइंट है नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या बोलते हैं, नॉन मेटल जो होता है, नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलिएबल नॉट डक्टाइल। ना तो मेलिएबल होता है और ना ही डक्टाइल होता है। इट इज ब्रिटल। ये कैसा होता है बाबू? ब्रिटल होता है। ना तो मेलिएबल होता है और ना ही डक्टाइल होता है। ये कैसा होता है? ब्रिटल होता है। ठीक है ना। ब्रिटल कहने का मतलब क्या है? ब्रिटल कहने का मतलब ये है कि इसको मारेंगे हथौड़े से तो ये क्या हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, पीसेस में टूट जाएगा। दैट इज ब्रिटल। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट अगर दें हम लोग, नॉन मेटल्स आर जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मेटल जो होता था वो क्या होता था? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता था। नॉन मेटल्स जो होता है, नॉन मेटल्स आर जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स क्या होता है बाबू? जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है नॉन मेटल। ठीक है ना। अब इसको समझते हैं, इस लाइन को बहुत अच्छे से समझते हैं। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर। ठीक है ना। क्या होगा? जैसे मैं कहूं, क्या कहूं, जैसे आपके एग्जांपल ले लीजिए। एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ले लो। एक्सेप्ट कौन सा? कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है ना। ग्रेफाइट का, ठीक है ना, कार्बन का एक एलोट्रॉप्स है जिसका नाम है ग्रेफाइट। ठीक है ना। ये क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। तो ये आपका गुड कंडक्टर है। लेकिन ऐसे नॉन मेटल्स क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। चलिए अगला पॉइंट ध्यान जाए तो नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स आर क्या, अगर मैं कहूं नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, तो नॉन मेटल्स आर जनरली सॉलिड एंड गैसेस एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होंगे या गैसेस होंगे। रूम टेम्परेचर पे कैसा होगा? सॉलिड होगा या गैसेस होगा। ठीक है ना। रूम टेम्परेचर पे कैसा होगा बाबू? सॉलिड होगा या गैसेस होगा। लेकिन एक्सेप्ट में एक है, एक्सेप्ट ब्रोमीन, यानी ब्रोमीन इज ओनली नॉन मेटल। ब्रोमीन इज ओनली नॉन मेटल जो कि क्या है? जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर, विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है बाबू? लिक्विड होता है। तो ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। समझ गया ना। आगे की बातें हम करते हैं। ब्रोमीन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर, अच्छा इसका एग्जांपल मैं बता देता हूं सबसे पहले। जैसे आपको देख लो, अगर मैं कहूं ऑक्सीजन को आपने देखा है वो किस स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पे? गैसियस स्टेट में। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन किस स्टेट में रहता है? ये भी आपको गैस में रहता है। चलिए फास्फोरस है, फास्फोरस किस स्टेट में रहता है? फास्फोरस की बात करें तो सॉलिड में रहता है। ठीक है ना। आयोडीन किस स्टेट में रहता है? आयोडीन आपको रहता है सॉलिड स्टेट में। ठीक है ना। आप अगर और एग्जांपल ले लो, आयोडीन सॉलिड में। तो जनरली जो होगा या तो वो सॉलिड होगा या तो गैस होगा। लेकिन एक ही नॉन मेटल है जिसका नाम है ब्रोमीन। वो क्या है? विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर हमारा 4 आ जाता है। नॉन मेटल जो होता है, नॉन मेटल्स के बारे में पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। नॉन मेटल्स आर क्या है? नॉन मेटल्स जनरली कितना होता है? नॉन मेटल्स को अगर मैं कहूं, ये जनरली सॉफ्ट, जो सॉलिड नॉन मेटल होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? जनरली सॉफ्ट होते हैं। ठीक है ना। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल क्या होते हैं? जनरली सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्ट, अब एक्सेप्शन आ जाओ। एक्सेप्ट आप लोगों को मालूम होगा, कार्बन का एलोट्रॉप्स कौन सा? डायमंड। वेरी गुड। एक्सेप्ट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, ठीक है ना, विच इज हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है ना, हार्डेस्ट सब्सटेंस। ठीक है ना। ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट में आ जाओ। पॉइंट नंबर 5। ठीक है ना। नॉन मेटल्स क्या होते हैं बच्चों? नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स में कोई लसरस नहीं होता है। नॉन मेटल्स हैव नो शाइनिंग सरफेस। नॉन मेटल्स क्या होता है? हैव डल
सरफेस, डल सरफेस होता है। नॉन मेटल के पास कैसा सरफेस होता है? डल सरफेस होता है, ठीक है ना। डल सरफेस कहने का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा जो भी फास्फोरस है वो कैसा है? डल है, ठीक है ना। कार्बन कैसा है? डल सरफेस है, मतलब कोई चमक नहीं होता है। जैसे वो मेटल में मेटालिक लस्टर था, नॉन मेटल में ऐसा कोई चमक नहीं होता है। तो लेकिन एक है कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, ठीक है ना। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड विच हैज शाइनिंग सरफेस, बहुत ज्यादा चमक रहता है ना, आप देखे होंगे, विच हैज शाइनिंग सरफेस, ठीक है ना, शाइनिंग सरफेस। आयोडीन को भी ले लेते हैं, उसके में भी थोड़ा सा लस्टर है, ठीक है ना। आयोडीन में भी शाइनिंग सरफेस होता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग शाइनिंग सरफेस इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो आयोडीन के पास भी एक शाइनिंग सरफेस है। वैसे नॉन मेटल के पास क्या होता है? डल सरफेस होता है। अगला पॉइंट ध्यान दीजिए, 6 नंबर पॉइंट लेते हैं। नॉन मेटल्स क्या होता है? जनरली सॉफ्ट हो ही चुका। नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अब आ जाओ, नॉन मेटल में कोई स्पेशल तरह का हाँ मैं बताऊं, मैलिएबल नहीं होता है, डक्टाइल नहीं होता है, ये ब्रिटल होता है। ये तो हम लोग जान चुके। ब्रिटल का कहने का मतलब क्या है? तौरों से मारेंगे तो छोटा छोटा टुकड़ा में टूट जाएगा। अब आ जाओ, अगर मैं कहूं नॉन देखो डेंसिटी के ऊपर भी बात कर सकते हैं। नॉन मेटल्स क्या होता है? नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। चलो ये सब तो जब मैंने बोल दिया नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, ठीक है ना। डेंसिटी इसके पास क्या होती है? लो। लेकिन फिर किसके पास ज्यादा डेंसिटी हो जाएगा? डायमंड, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, जिसके पास क्या हो जाएगा? हाई डेंसिटी हो जाएगा। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, हाँ कुछ और पॉइंट्स में बोल दूं कि नॉन मेटल्स के पास क्या होता है। अच्छा एक पॉइंट आपको बता दो, हाई डेंसिटी में सिर्फ डायमंड आप नहीं लिखो, एक और एग्जांपल ले सकते हो। आयोडीन के पास भी हाई डेंसिटी होता है। आयोडीन के पास भी हाई डेंसिटी होता है। बाकी सब नॉन मेटल के पास क्या होता है? लो डेंसिटी होता है, ठीक है ना। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, उसके आगे हम फिर बैठने वाले आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पॉइंट क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज सब है। नॉन मेटल का नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। नॉन मेटल्स जनरली क्या होता है? नॉन मेटल्स के बाहर क्या बोल सकते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन हम लोग बोल सकते हैं। 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी 7 नंबर पॉइंट पे डाल दो, नॉन मेटल्स के बाहर, यानी नॉन मेटल्स हैव 5, 6, 7 एंड 8 लो या ना लो तो चलेगा। 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट या वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाबू? 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे एग्जांपल से देखो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, ठीक है ना। तो 2,5 बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। चलो क्लोरीन देख लो, क्लोरीन का कितना होता है? 17, 2, 8, 7 बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, ठीक है ना। देखो ध्यान से, इसी तरह से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होता है? 8, 2,6। तो देख लो 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन जनरली होते हैं इसके बाहर। किसके बाहर? नॉन मेटल के बाहर। तो इसी से एक और पॉइंट हम लोग बना देते हैं कि नॉन मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव कहने का मतलब क्या है? नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इसको कैसे समझोगे इलेक्ट्रोनेगेटिव है नॉन मेटल? तो ध्यान दीजिए, नॉन मेटल्स, अब देखो ये नाइट्रोजन ही था। नाइट्रोजन क्या था? 2,5 था, ठीक है ना। नाइट्रोजन क्या था बाबू? 2,5। अब इसको ऑक्टेट बनाना है, तो ऑक्टेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 3 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तो ऑक्टेट बनाएगा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो N3 माइनस बनाएगा, यानी 2,8 बनाएगा। तो ये यानी इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस हो गया, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या था? 2,6। तो इसको ऑक्टेट बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा? 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बना लेगा? O2 माइनस, यानी 2,8 हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज आपको समझना है। ऑक्सीजन हो गया। इसी तरह से मैं बात करूं, ले लो फास्फोरस। फास्फोरस चलो क्लोरीन ही ले लेते हैं, ऊपर वाला। क्लोरीन का कितना होता है? 2, 8, 7 मैंने बोला, ठीक है ना। तो इसको ऑक्टेट बनाना है, तो ऑक्टेट बनाने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन हटाना मुश्किल है, 1 इलेक्ट्रॉन लेना इजी है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये क्या बन जाएगा? Cl माइनस, यानी कितना हो जाएगा? 2,8,8। तो ये हो गया हमारा नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये पॉइंट नंबर हम लोग 8 भी दे सकते हैं। तो इस तरह से इसका भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। कुछ आपको ध्यान रखना है, एक्सेप्शन केस जो मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया भी था, ठीक है ना। जैसे आप लोगों को एक बार फिर से मैं पूछ भी देता हूं, ठीक है ना।
अच्छा, स्ट्रेटजिक मेटल के बारे में भी बताया था। मेटल वो मेटल जो कि किस में यूज होता है, हाँ, कंट्री के डिफेंस में होता है। आपको लोगों को मैंने पिछले क्लास में भी बता दिया था। देखो, एक आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, नॉन मेटल्स दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट। कार्बन जो कि किस में स्टेट कैसा होता है, डायमंड में भी रहता है, ग्रेफाइट में भी रहता है, तो कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, नॉन मेटल्स जिसका डिफरेंट स्टेट होगा एज एलोट्रॉप्स में, तो क्या लिख दोगे, कार्बन। कैसे, डायमंड और ग्रेफाइट उसका स्टेट होता है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन ये आता है, मेटल दैट कैन बी कट विथ नाइफ्स, तो आपको बताया ही थे, सोडियम और पोटेशियम जिसको हम लोग नाइफ से कट कर सकते हैं। नॉन मेटल जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, अभी मैंने बताया क्या नाम आ जाएगा, ब्रोमीन, ठीक है ना। अच्छा, मेटल दैट आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, उसका नाम क्या हो जाएगा, लीड और मरकरी। लीड का सिंबल पीबी होता है, ठीक, ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आते हैं। अब आ जाएंगे हम लोग क्या, एक्वारिगिया के बारे में बता दिया था। एक्वारिगिया क्या होता है बाबू, फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्या मिक्सचर होता है, किसका, कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का। कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का 3:1 में होता है। नाइट्रिक एसिड 3, एक सेकंड, कंसंट्रेटेड HCl कितना होता है, 3 और नाइट्रिक कितना होता है, 1, 3:1 में। ये किसके लिए यूज होता है, ये इवन गोल्ड और प्लेटिनम को भी क्या कर देता है, अपने में डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है ना। ये हम पिछले क्लास में ये हम लोग देख चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो ध्यान दीजिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो हम लोगों ने एसिड बेस में और ये सब चीजों में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा था। रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होगा, सबसे ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम है, फिर सोडियम है, केदारनाथ का माली वाला हम लोग पढ़े थे। सबसे ऊपर कौन सा है, तो ये देखिए फिर से हम एक बार लिख दे रहे हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, केदारनाथ का माली, आलू जरा फीका पकाता है, ठीक है ना। ये आपका हो गया, एक आपका क्या है, ये आपका नॉन मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज है। इससे नीचे क्या हो जाएगा, कॉपर, कॉपर से नीचे हो जाएगा मरकरी, मरकरी के नीचे सिल्वर, सिल्वर के नीचे गोल्ड और गोल्ड के नीचे प्लेटिनम, ठीक है ना। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है भैया, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर है ये सब जो है मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, और ये हाइड्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल है, ठीक है ना, ये नॉन मेटल है। इससे ऊपर वाले सब ज्यादा रिएक्टिव है, इससे नीचे वाला सब लिस्ट रिएक्टिव है, ठीक है ना। तो जैसे मैं कहूं, अब हम लोगों को पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, तो मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराता हूं, किसके साथ रिएक्ट कराता हूं, मेटल को ऑक्सीजन के साथ। जब हम लोग मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो पता है क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना। तो मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। जैसे मैं सबसे पहले पोटेशियम ले लूं या सोडियम ले लूं, चलिए सोडियम, सोडियम को ऑक्सीजन, और इसको रही बात, सोडियम को हमको हीट भी नहीं करना पड़ेगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने पर। क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में काफी ऊंचा है, हाई पे है, यानी खूब रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा बाबू, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2, आपको मालूम भी होगा कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, मैं 1 मिनट बना भी दे रहा हूं। Na का वैलेंसी 1, O का वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बन गया, Na2O, ठीक है ना। एकदम ध्यान से सुनते चलिएगा, तो Na2O हो गया, और इसको सोडियम ऑक्साइड बोलेंगे, सोडियम ऑक्साइड। ये सोडियम ऑक्साइड जनरली मैंने आप लोगों को एसिड बेस में भी बताया था, मेटल ऑक्साइड जनरली किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। तो ये जो सोडियम ऑक्साइड है, यानी ये मेटल ऑक्साइड जो होगा, मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ यानी H2O के साथ मिल जाता है तो क्या बना लेता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेता है। और ये मेटल हाइड्रोक्साइड किस नेचर का होता है, ये तो बेस ही होता है, नेचर क्या बोलो, ये तो बेस ही हो जाता है। जैसे मैं कहूं Na2O को ले लिया, ठीक है ना, Na2O को ले लिया और उसके साथ मैंने बना दिया H2O, तो क्या बन जाएगा बाबू, NaOH। NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH क्या हो जाता है बाबू, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से मैं ले लो पोटेशियम, पोटेशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओ, ये भी क्या होता है, पोटेशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ये भी किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का, ठीक है ना। इसको पानी में डाल दो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिसॉल्व करा दो, ठीक है ना, क्या बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, एक बेस है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो एक चीज आपको ध्यान से समझते चलना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को हमको रिएक्ट मतलब हमको
हीट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। चलिए, जैसे अब अगर मान लो मैग्नीशियम को रिएक्ट कराना है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना है, तो इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। ऐसे ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। तो ये क्या बना लेगा, MgO। समझ गए ना Mg कैसे बनाएगा MgO। Mg का वैलेंसी कितना होता है 2, ऑक्सीजन का भी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 खत्म, MgO बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है ना, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को फिर पानी में डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सिंपल सा चीज है, ये भी एक तरह का बेस हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एक तरह का बेस हो गया। इसी तरह से एल्युमिनियम है, ठीक है ना, अपना एल्युमिनियम, अपना प्यारा एल्युमिनियम, ठीक, एल्युमिनियम को रिएक्ट कराते हैं। एल्युमिनियम को जब रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो इसको और ज्यादा हीट करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, उससे भी नीचे है, तो और ज्यादा हीट करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग हीट मानो तो ये क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। क्यों भाई, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भैया, Al का 2, O का 3, सब हम लोग पढ़े हैं, इसको फटाफट हम लोग कर रहे हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड, और ये एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये पता है किस नेचर का होता है, ये होता है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़े भी हैं, फिर से बता दे रहा हूँ। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, जो एसिड के साथ साथ बेस, एसिड एज वेल एज बेसिक दोनों नेचर शो करता है ना। ऐसे मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है, मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है, बेसिक। लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड, ये 3 याद रखो, और भी बहुत सारे होते हैं, टीन ऑक्साइड वगैरह होता है, लेकिन आपको क्या याद रखना, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, चाहे आपको जिंक ऑक्साइड हो गया, चाहे लीड ऑक्साइड हो गया, ये सब, और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये तीनों कौन से हैं, एम्फोटेरिक है। यही सब कौन है, एम्फोटेरिक है। ये तीनों कौन है, ये तीनों एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है, जो मेटल का ऑक्साइड, जो एसिड एज वेल एज बेसिक दोनों नेचर के साथ बिहेव करता है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड एक ऐसा नेचर, एम्फोटेरिक, एसिड एज वेल एज बेसिक नेचर दोनों तरह से बिहेव करता है। अब कैसे करता है, एसिड एज वेल एज बेसिक दोनों नेचर का होता है, ठीक है ना, दोनों नेचर का। कैसे होता है इसको देखो, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, अगर मैं इसको HCl डालता हूँ, HCl, ध्यान से सुनना, एल्युमिनियम ऑक्साइड को HCl डालता हूँ, ये क्या है, एसिड है, और तब ये किसकी तरह बिहेव कर जाएगा, बेस की तरह, और क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है ना, एसिड बेस। देखो एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है ना, एसिड बेस सॉल्ट वाटर, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, जब बेस से पॉजिटिव पार्ट आता है और एसिड से नेगेटिव पार्ट होता है, LCl3 सॉल्ट जो बनेगा, इसमें प्लस आएगा कि नहीं, इसमें माइनस आएगा कि नहीं, तो बेस से पॉजिटिव पार्ट और एसिड से नेगेटिव पार्ट। अगर यही देख लो, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है ना, और मैं ले लेता हूं NaOH, ठीक है ना, NaOH क्या है, बेस है, तब ये किसकी तरह बिहेव कर जाएगा, एसिड की तरह, तब ये किसकी तरह बिहेव कर जाएगा, एसिड की तरह। एल्युमिनियम ऑक्साइड NaOH, और ये पता है क्या बन जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट। अब देखो ध्यान से, अब देखो बेस से क्या है, बेस से पॉजिटिव पार्ट आया, LO2, एसिड से नेगेटिव पार्ट, एसिड की तरफ बिहेव कर गया, नेगेटिव पार्ट आ गया, और साथ में वाटर बनेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, एल्युमिनियम ऑक्साइड को देख लिया, एक एसिड के साथ बेस की तरफ बिहेव कर गया, बेस के साथ एसिड की तरफ बिहेव कर गया, और दैट्स व्हाई ये क्या कहलाया गया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहला दिया, ठीक है ना। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए। फिर से हम आगे बढ़ते हैं, लो रिएक्टिविटी वाला का, इसका नाम याद रखिएगा, सोडियम एल्यूमिनेट है। क्या नाम है, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है ना, सोडियम एल्यूमिनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मैं हटाता हूँ। ये याद करने का तरीका, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, उसके कॉपर से सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, ठीक है ना, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक, ये बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी रिएक्शन विथ ऑक्सीजन ही चल रहा है। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन में हम लोगों ने जो देखा क्या, अब मान लो लो रिएक्टिव वाले को हम कराते हैं, मिडिल वाला ये सब था, इसको हमको हीट करना पड़ा, किसी को थोड़ा कम हीट करना पड़ा, किसी को ज्यादा रिएक्ट करना पड़ा। अच्छा, मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो मैग्नीशियम में एक पता है क्या हो जाता है, उसको हमको साफ करना पड़ता है, ठीक है ना। साफ क्यों करना पड़ता है, क्योंकि मैग्नीशियम एक लेयर बना लेता है ऑक्साइड का, ठीक है ना, तो उस ऑक्साइड का लेयर बना लेता है, तो उसको पहले साफ करना पड़ता है, और साफ करके हम लोग क्या करते हैं, उसको हम हीट करते हैं, उसको जलाते हैं। जब मैग्नीशियम को हम जलाते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए ये कौन सा कलर का फ्लेम देता है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। इतना ज्यादा आंख पर आपको आंख थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, काफी ज्यादा व्हाइट कलर का डेजलिंग फ्लेम, चमकने वाला फ्लेम आता है। अब देखो बाबू, कॉपर को जब हीट करते हैं, कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे है, तो हीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, व्हेन हीट कर रहे हैं, ठीक है ना। जब कॉपर को हीट करेंगे तो पता है क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा,
कॉपर ऑक्साइड बनेगा और ये ब्लैक कलर का लेयर बना देगा, ब्लैक कलर का लेयर बनाएगा। कॉपर ऑक्साइड किस तरह का बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड एक तरह का ब्लैक कलर का लेयर बना देगा। और यहाँ कॉपर की वैलेंसी कितनी है? कॉपर की वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की भी 2 है, दैट्स व्हाई CuO हो गया, ठीक है ना, ब्लैक कलर का एक लेयर बना लेगा, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आयरन का भी देख लो, आयरन का अलग तरह से पूछा जाता है, Fe+O2, ठीक है ना। ये पता है क्या बनता है? आयरन ऑक्साइड बोलूं तो Fe3O4, ऐसा कैसे बना इसको समझते हैं। देखो Fe3O4 इसको आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। तो Fe जब O के साथ वैलेंसी करता है, Fe अगर +2 में बनाएगा तो पहले बनाएगा FeO, ठीक है ना। FeO अगर प्लस के साथ बनाएगा तो क्या बना लेगा? FeO। अगर +3 वाला बनाएगा, देखो ना +2 है, -2 FeO। आयरन दोनों तरह की वैलेंसी शो करता है, +2 और +3, ठीक है ना। तो ये +3 वाला शो करेगा तो क्या बन जाएगा? Fe3O2 हो जाएगा, Fe3O2 हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा? Fe2O3 हो जाएगा ना, सॉरी ऐसे क्यों भाई, फिर से बता दे रहा हूं। अगर आयरन की वैलेंसी ध्यान दीजिए 2 रहे और O की 2 रहे, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? FeO। आयरन की वैलेंसी अगर 3 रहे, ऑक्सीजन की 2 रहे, तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई Fe2O3। कोई दिक्कत? ये दो तरह की वैलेंसी आपको हम लोगों ने बताया, एक Fe2O3, Fe3O4, ये दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? Fe3O4। यही आप लोग आयरन के ऑक्साइड, इसको बोलेंगे फेरस ऑक्साइड, इसको बोलेंगे नीचे वाला को, ये सेकंड वाला को फेरिक ऑक्साइड। दोनों को जोड़ दिया तो ये बन गया, ठीक है ना, आयरन ऑक्साइड बोल देते हैं। तो ये चीज है आपको, ये हमने बताया, तो ये चीज आपको लिख लेना है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, रिएक्शन विथ वाटर। तो ये हम लोगों ने कॉपर और आयरन का कर दिया, मैं इसको भी हटा देता हूँ, आप लोगों को समझने के लिए था ये सब। अब हम लोग आते हैं, क्या पढ़ेंगे? वाटर के साथ रिएक्शन। ये भी रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिएक्टिविटी के। चलो अच्छा, आयरन ऑक्साइड जब बोलता है Fe3O4, ये भी जान जाओ, इसमें प्लस Fe3O4 ना, इसमें +3 वाला भी आयरन है, +2 वाला भी आयरन है ना, ये भी ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा मैंने बताया भी, मतलब ऐसा पूछा जा सकता है। चलो ध्यान से सुनना। अब हम लोग करेंगे रिएक्शन विथ वाटर, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन। तो देखो मेटल जब है, जो सोडियम है, पोटेशियम है, जो हाई रिएक्टिव वाला मेटल है, वो बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, ठीक है ना। कुछ मेटल, देखो ध्यान से, कुछ मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो पता है क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड प्लस, ये दोनों में से एक कोई बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यही देखना है कहाँ पे ऑक्साइड बनाएगा और कहाँ पे हाइड्रोक्साइड। देखो कुछ है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कुछ हॉट वाटर, हॉट तो एक ही है, और कुछ स्टीम के साथ करता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, कोल्ड और हॉट वाटर के साथ करेगा मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, स्टीम के साथ करेगा मेटल ऑक्साइड बनाएगा। चलो देखते हैं कैसे। देखो कौन कोल्ड वाटर के साथ करेगा? जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा, तो मैं सोडियम करेगा किसके साथ? वाटर के साथ। वाटर यानी कोल्ड, कोल्ड यानी नॉर्मल वाटर भी बोल सकते हैं। अगर एक कोई हॉट कर रहे हो, देखो नॉर्मल वाटर उसके कंपैरिजन में कोल्ड है, ठीक है। तो देखो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कराना है तो क्या हो जाएगा भाई? बोलो क्या बन जाएगा? सोडियम और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या मिल जाएगा? हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, कोल्ड वाटर। पोटेशियम को भी करेंगे कोल्ड वाटर के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, ठीक। अब आएगा जाओ सोडियम, चलो पोटेशियम भी लिख ही देते हैं, पोटेशियम प्लस कोल्ड वाटर रहेगा, इसको भी कर लिया, KOH प्लस H2, ठीक है ना। कैल्शियम ले लो, ये भी कोल्ड वाटर के साथ, कैल्शियम ऊपर थोड़ा सा, कैल्शियम को डालोगे ना तो वो ऊपर आ जाता है, ठीक है ना, वो रिएक्ट करके, क्यों? क्योंकि हल्का होता है कैल्शियम भी, ये भी आ जाएगा, क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये भी कोल्ड वाटर के साथ हो गया। लेकिन जब मैग्नीशियम की बारी आती है, मैग्नीशियम को हम लोग कोल्ड वाटर के साथ ना करके हम लोग हॉट वाटर में दे देते हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं बुक में इसको हॉट वाटर ना देकर स्टीम भी दे देता है, ठीक है ना। अगर हॉट वाटर है तो इसको किसके साथ रिएक्ट कर दोगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। मैग्नीशियम को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। देखो
कैल्शियम में आग नहीं पकड़ता है, लेकिन अब आगे बढ़ रहे हैं। मैग्नीशियम में ये क्या कर लेता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर, हॉट वाटर के साथ कर लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब आ जाओ अल्युमिनियम के साथ करते हैं। अच्छा ये दोनों में देखो, ये दोनों में इतना वो निकलता है कि उसमें आग लग जाता है। सोडियम और पोटेशियम में इतना रहता है कि उसमें आग लग जाता है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोगों को क्या करते हैं, इसको सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में रखते हैं। सोडियम और पोटेशियम को किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में। और लिथियम को पता है किस में रखते हैं, लिथियम भी रिएक्टिविटी सीरीज में आता है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको पैराफिन वैक्स में लपेट के रखते हैं, ठीक है ना, मोम में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और नीचे आ जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे, ठीक है ना। नींद से जागिए बच्चों, ठीक है ना, सोना नहीं है, ठीक है ना। अल्युमिनियम और H2O ले लो। अब देखो अल्युमिनियम नहीं आएगा, किससे रिएक्ट नहीं करेगा, किससे रिएक्ट नहीं करेगा, कोल्ड वाटर से नहीं करेगा, इसको हम लोग को करना पड़ेगा स्टीम से। और जब देखो अब क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, स्टीम से रिएक्ट कराएंगे, क्या बनेगा भाई, अब बताओ हाइड्रोक्साइड बनेगा कि ऑक्साइड बनेगा। मैंने पहले ही बताया स्टीम से करेगा तो ऑक्साइड बनेगा, अगर स्टीम से करेगा तो क्या बन जाएगा, ऑक्साइड, अल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखेगा, इसको हीट करना पड़ा, ठीक है ना। बैलेंस अकॉर्डिंग टू आप कर सकते हैं। जिंक को भी स्टीम के साथ करेंगे, जिंक को भी किससे साथ करेंगे, स्टीम के साथ, क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। तो सबसे फास्ट ये दोनों करेगा रिएक्ट, उससे स्लो ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये, इस तरीके से करेगा। देखो तो स्टीम के साथ करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, और किसके साथ करेगा, आपको अगर मैं कहूं कोल्ड वाटर के साथ करेगा हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्लियर है, समझ गए। इतना आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाइड्रोजन गैस को हम कभी कभी ऐसे एरो दे देते हैं, गैस निकलना मतलब एरो देना, ठीक है ना, सब में एरो दे सकते हैं, ठीक है ना, बबल के रूप में निकल जाता है, ठीक है ना। ये सब अगर सीधा कोल्ड वाटर के साथ ये सब रिएक्ट नहीं कर सकता है, ठीक। तो इस तरह से आपको बताना है, ठीक। सोडियम वगैरह हो गया। एक और रिएक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें, फिर हम लोग नॉन मेटल का रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में और पूरा चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि मेटलर्जी तक को चीजों को खत्म कर दिया जाए, ठीक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हमारा है मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ। ये भी इजी रिएक्शन है, ये तो आप लोग एसिड बेस में भी हम लोग पढ़े थे। मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ, मेटल प्लस एसिड। जो एसिड, देखो अभी एसिड की बात करेंगे, इसमें एसिड हम लोग जनरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, और वो भी कौन सा एसिड लेंगे, डाइल्यूट एसिड लेंगे। डाइल्यूट एसिड के साथ देखते हैं तो पता है क्या बनता है, मेटालिक सॉल्ट बनता है, और साथ में कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। मेटालिक सॉल्ट और साथ में कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस, ठीक। ध्यान से सुनना। अब मेटल, मेटल में जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हो, रिएक्टिविटी सीरीज में क्या हो, हाइड्रोजन से एबव हो, हाइड्रोजन से ऊपर हो, वही मेटल। जो हाइड्रोजन से डाउन होगा वो HCl के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करके कोई नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, अभी देख भी लेते हैं। चलो जैसे सोडियम है, सोडियम को HCl ले लेते हैं, डाइल्यूट, क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, Na हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, NaCl प्लस H2। बैलेंस आप अकॉर्डिंग टू कर सकते हो, ठीक है ना। मैग्नीशियम है, HCl ले लो, क्या हो जाएगा, डाइल्यूट लोगे, क्या बन जाएगा, MgCl2, एक्वस डाल दो यहाँ पे, MgCl2 एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। चलिए अगर यही ले लो, Na को फिर से ले लो H2SO4 के साथ, H2SO4 डाइल्यूट है, क्या बन जाएगा, Na2SO4 एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, ठीक है ना। चलो इसी तरह से मैग्नीशियम को ले लो H2SO4 के साथ, ठीक है ना, डाइल्यूट। पोटेशियम भी ले लो, जो मर्जी ले लो, MgSO4 इक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो ये चीज हो चुका है हम लोग। लेकिन अगर यही मैं कहूं Fe को भी ले लो, चलो कोई और ले लेते हैं, Fe को भी ले लो HCl के साथ डाइल्यूट, क्या बन जाएगा, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन यही कॉपर को HCl के साथ लो डाइल्यूट के साथ, नो रिएक्शन। क्यों भैया नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है, दैट्स वाई ये रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। इस सब में फास्ट कौन करेगा, सोडियम करेगा। सोडियम मैग्नीशियम में कौन फास्ट करेगा, सोडियम करेगा, ठीक है ना, रिएक्टिविटी में। इस चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। एक और चीज है, व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ध्यान से सुना, जब मेटल को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, किसके साथ, मेटल को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। व्हेन मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो पता है क्या बनता है, तो बनता है आपको हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है वहां। क्या नहीं निकलता है,
वहां पे देन हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व, ठीक है ना, क्योंकि वो क्यों नहीं निकलता है, इसके लिए हम बता रहे हैं कि HNO3 क्या होता है, एक तरह का, एक मैं बोलूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। HNO3 क्या होता है, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसीलिए वो नहीं करता है। इसके बारे में वैसे आपको नहीं पढ़ना है, पूछ दिया जाता है कि भैया, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से बोल देता हूँ, एक बार ये क्वेश्चन को मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है ना, चलिए फिर से। When metal react with dilute nitric acid, तो क्या होता है, when metal react with dilute nitric acid, then hydrogen gas is not evolved। क्यों? It is because नाइट्रिक एसिड जो होता है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, देन हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर। हाइड्रोजन किस में प्रोड्यूस हो जाता है, वाटर में, और और इसी के बारे कारण से वो आपको हाइड्रोजन गैस नहीं रिड्यूस होता है। तो वो आपको नहीं लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो ये आप नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा। तो ठीक है, इतना तक हम लोगों ने पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। हम थोड़ा सा फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, रिकैप, क्योंकि आप लोगों के टाइम कम है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेटलर्जी और नॉन मेटल का रिएक्शंस, एंड देन आफ्टर मेटलर्जी, और फिर हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को पढ़ेंगे, और फिर हम लोग इसको चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, दोनों चैप्टर को, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए बाय बाय।